नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर है डीआरडीओ के ह्यूमनाइड रोबोट आर्मी के प्लान की। तो डीआरडीओ ने सोचा है कि एक ऐसी ह्यूमनाइड रोबोट आर्मी बनाई जाए जो गन्स चला सके और ह्यूमन कमांड में काम करे। मतलब जैसे आप रिमोट कंट्रोल से टॉय कार चलाते हो, वैसे ही ये रोबोट्स हाई रिस्क कॉम्बैट मिशंस में भेजे जाएंगे ताकि हमारे जवानों को जान का खतरा कम हो। साथ ही साथ आर्मी को भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे सोल्जर्स का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। लेकिन अभी तक आर्मी को एग्जैक्ट चाहिए क्या, वो क्लियर नहीं है। ये प्रोजेक्ट आज या कल पूरा होने वाला नहीं है, 15-20 साल लग सकते हैं इसे पूरी तरह डिप्लॉय करने में। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो अगर ये रोबोट्स आते हैं तो हमारे सोल्जर्स की ज़िंदगी कम रिस्क में होगी, स्पेशली हाई रिस्क मिशंस में। और क्योंकि रोबोट्स थकते नहीं हैं, इन्हें दिन रात डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे कॉम्बैट एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि ये प्रोजेक्ट उतना आसान नहीं है। इसमें हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए जो बैटलफील्ड को समझ सके, डिसीजन ले सके और ह्यूमन कमांड को फॉलो करे बिना किसी गलती के। फिर एथिकल इश्यूज भी हैं, जैसे अगर रोबोट गलती से किसी सिविलियन पे गोली चला दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, हैक हो जाए तो क्या होगा। इसके अलावा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस्ड होनी चाहिए जो अभी तक इंडिया में नहीं है। अगर ये टेक सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया की मिलिट्री पावर काफ़ी बढ़ जाएगी और हम ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में टॉप पे आ सकते हैं। लेकिन अगर गलत हाथ में टेक्नोलॉजी चली गई या प्रॉपर एआई कंट्रोल नहीं बना तो सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगली खबर है इंडिया के एएमसीए के इंजन पार्टनर के सिलेक्शन की। ये एयरक्राफ्ट इंडिया का पहला इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर होगा। इसके इंजन के लिए इंडिया बहुत ही केयरफुली पार्टनर चूज कर रहा है। इस वक्त डीआरडीओ के जीटीआरई 3 बड़ी इंटरनेशनल एयरोस्पेस कंपनी से बात कर रही है, जीई, रोल्स रॉयस और सैफरन। अब ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि फाइटर जेट का इंजन उसकी पावर, स्पीड और स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ का बेस है। अगर इंजन पावरफुल होगा तो एयरक्राफ्ट ज़्यादा वेपन्स ले जा सकेंगे, ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकेंगे और ज़्यादा दूर तक मार कर सकेंगे। स्टील्थ फाइटर का इंजन ऐसा होना चाहिए जो हीट सिग्नेचर कम से कम रिलीज करे ताकि एनिमी के रडार उसे डिटेक्ट ना कर पाए। अब बात करते हैं ऑप्शन की। जीई, जो यूएस की कंपनी है, इंडिया के लिए पुरानी पार्टनर है। जीई ने तेजस MK1 के लिए F404 इंजन्स दिए थे और MK2 और AMCA के लिए F414 इंजन दे रहा है। जीई ने ऑफर किया है कि वो F414 इंजन का अपग्रेडेड वर्जन को डेवलप करेगा जो 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा, जो AMCA के लिए परफेक्ट फिट होगा। इसका फ़ायदा ये है कि इंडिया को सप्लाई चेन और मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम पहले से ही जीई के इंजन्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत यही है कि जीई पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं देगा। इसका मतलब इंडिया को इंजन बनाने की नॉलेज नहीं मिलेगी, सिर्फ रेडीमेड पार्ट्स मिलेंगे जो हम असेंबल करेंगे। और आप भी जानते हो कि ऐसा होने से हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर जीई सप्लाई में डिले करता है तो हमारी एयरफोर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है रोल्स रॉयस, जो कि यूके की कंपनी है और यूरोफाइटर टाइफून के EJ200 इंजन और टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर का एक्सपीरियंस रखती है। रोल्स रॉयस ने को डेवलपमेंट का मॉडल ऑफर किया है, मतलब इंडिया और यूके मिलकर इंजन बनाएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दोनों के पास होंगे। ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने को भी तैयार है, मतलब इंजन बनाने की पूरी नॉलेज इंडिया को मिलेगी। इनका इंजन हाइब्रिड प्रपल्जन और थर्मल मैनेजमेंट में एडवांस्ड होगा जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट्स के लिए भी रेलेवेंट रहेगा। लेकिन रोल्स रॉयस के साथ प्रॉब्लम ये है कि जॉइंट IPR की वजह से नेगोशिएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है और डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है फ्रांस की सैफरन कंपनी, जो राफेल के F88 इंजन्स बनाती है। सैफरन ने अब तक का सबसे अग्रेसिव ऑफर दिया है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब इंजन के डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की पूरी नॉलेज हमारे इंजीनियर्स को मिलेगी। मतलब हम बिना फ्रांस की परमिशन के भी इस इंजन को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सैफरन ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का भी ऑफर दिया है जो पहले फेल हो गया था। लेकिन दिक्कत यही है कि सैफरन का ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। अब अगली खबर की बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की, जो इंडिया हेलीकॉप्टर्स के लिए डेवलप कर रहा है। ये वेपन्स लेज़र बीम्स चलाएंगे जो दुश्मन के छोटे ड्रोन्स, कम्युनिकेशन लिंक्स और एरियल थ्रेड्स को डिसेबल कर सकेंगे बिना गोली चलाए। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को DEW पॉड नाम दिया है, जो एक ऐसे पॉड में माउंट होगा
जो हेलीकॉप्टर पे फिट किया जा सकेगा। इस पॉड में हाई पावर लेजर सोर्स होगा जो 3 से 5 किलोवाट तक ऑप्टिकल पावर जनरेट करेगा, जो छोटे ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इनफ है। इस पॉड में पावर जनरेशन, कूलिंग सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सब कुछ एक ही कैप्सूल में होगा, जो हेलीकॉप्टर के ऑन बोर्ड रिसोर्सेज को यूज नहीं करेगा। इससे हेलीकॉप्टर का परफॉर्मेंस और मैन्योवरेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। DEW पॉड ट्रेडिशनल वेपन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब गन्स और मिसाइल्स के साथ साथ लेजर वेपन्स भी डिप्लॉय होंगे, जो बैटलफील्ड में एक नया एडवांटेज देंगे। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लेजर बीम्स को डिटेक्ट करना मुश्किल है और उन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने दुश्मन के ड्रोन्स पे लेजर बीम मार दी तो वो बिना कुछ समझने से पहले ही डिसेबल हो जाएगा। लेकिन फाइटर जेट्स या बड़े टारगेट्स के लिए हमें ज़्यादा पावरफुल लेजर चाहिए, जो अगली डिकेड तक पॉसिबल हो पाएंगे। इसके अलावा एथिकल इशूज भी हैं, जैसे अगर लेजर बीम गलती से किसी सिविलियन एरिया में लग जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगली खबर की बात करें तो कानपुर की कंपनी MKU ने काब्रोडोमा 360 नाम का एक कटिंग एज बैलिस्टिक हेलमेट बनाया है, जो अब ऑफिशियली इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो गया है। इसकी एडवांस्ड प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज और इनोवेटिव डिजाइन ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी ध्यान खींचा है। फिलहाल ये हेलमेट कुछ दूसरे देशों में भी ट्रायल से गुजर रहा है, लेकिन उन इंटरनेशनल इवैल्यूएशंस की स्पेक्स डिटेल्स अब तक पब्लिक नहीं की गई हैं। काब्रोडोमा 360 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे डेंजरस राइफल राउंड्स को भी झेल सके। MKU का कहना है कि ये हेलमेट 5 जोन्स फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और क्राउन में यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन देता है। ये सिर्फ नॉर्मल बुलेट्स ही नहीं बल्कि AK-47 से छोड़ी गई 7.62 39 mm माइल्ड स्टील कोर बुलेट्स, 7.62 51 mm और 5.56 45 mm नाटो राउंड्स को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। ये वही बुलेट्स हैं जो जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान इंडियन आर्मी को अक्सर फेस करनी पड़ती है। इंडियन सोल्जर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि पुराने हेलमेट्स इन बुलेट्स के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं दे पाते थे। इस हेलमेट में बोल्टलेस डिजाइन यूज किया गया है, जो राइफल रेटेड हेलमेट्स में दुनिया में पहली बार देखा गया है। बोल्टलेस डिजाइन का मतलब है कि हेलमेट में कोई वीक पॉइंट्स नहीं है जो इम्पैक्ट के वक्त ब्रेक हो सके। ये लाइट वेट होने के बावजूद इसमें प्रोटेक्शन की कमी नहीं है, जो सोल्जर्स को कंफर्ट और मोबिलिटी दोनों देता है। हेलमेट के मटेरियल को एंटी एलर्जिक बनाया गया है ताकि लंबे ऑपरेशंस के दौरान सोल्जर्स को इरिटेशन या स्किन इश्यूज ना हो, और इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज भी हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।